आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी स्टडी समय से सही तरीके से चलती रहे। तो आज की वीडियो में हम और आप पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी हेडिंग है आज की बैटरी, जिसे हम सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी होती क्या? बैटरी कहते किसे हैं? जब दो या दो से अधिक ये दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को, ये विद्युत रासायनिक सेल है हमारे पास, विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बने विद्युत स्रोत को बैटरी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा। दो या दो से अधिक, ये क्या है? विद्युत रासायनिक सेल है। तो दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बने विद्युत स्रोत को बैटरी या सेल कहते हैं। इतनी बात समझ गए सभी? तो बैटरी का मतलब है जिसमें विद्युत रासायनिक सेलों की संख्या दो या दो से अधिक होती है। अब जब विद्युत रासायनिक सेलों की संख्या दो या दो से अधिक होती है, तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं, ये जो बैटरी होती है 1.5 वोल्ट की होती है। दो विद्युत रासायनिक सेल जुड़ेंगे, 3 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तीसरा विद्युत रासायनिक सेल जुड़ेगा इस श्रेणी क्रम में, तो ये 4.5 वोल्ट की बैटरी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर चौथा इसी प्रकार का एक चौथा और जुड़ेगा इसमें, तो इस प्रकार से 6 वोल्ट की बैटरी बनकर तैयार हो जाएगी। यानी जैसे जैसे विद्युत रासायनिक सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी, बैटरी की पावर क्षमता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बैटरी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बने विद्युत स्रोत को बैटरी कहते हैं। एक बैटरी में गुण क्या होने चाहिए? एक अच्छी बैटरी में ये गुण होनी चाहिए कि बैटरी हल्की होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? वजन में कैसी होनी चाहिए? बाद में बैटरी हल्की होनी चाहिए और बैटरी से अधिक समय तक विद्युत विभव, हमें सही स्थिर विद्युत विभव लगातार अधिक समय तक प्राप्त होता रहना चाहिए। ऐसी बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि अब आप देखते हैं आजकल मोबाइल में हल्की बैटरी और अधिक पावर क्षमता की बैटरी आने लगी है, जबकि पहले क्या था? भारी बैटरी थी और उनकी पावर क्षमता भी कैसी थी? कम थी। लेकिन अब जो बैटरी आ रही हल्की है और अधिक समय तक वो विद्युत विभव प्रदान करती रहती हैं। ठीक है, तो बैटरी में ये गुण होना चाहिए। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि ये बैटरी जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। ये जो बैटरी होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बैटरियां? दो प्रकार की होती हैं। तो बैटरी जो होती है ये दो प्रकार के होते हैं। पहली बैटरी है प्राथमिक सेल यानी प्राथमिक बैटरी। नंबर 2 है द्वितीयक सेल यानी द्वितीयक बैटरी कहेंगे इसको। ठीक है, प्राथमिक बैटरी कहें या प्राथमिक सेल कहें, बात एक ही है। द्वितीयक बैटरी कहें या द्वितीयक सेल कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैटरी होती है वो दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक बैटरी के बारे में, अर्थात प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? ये ऐसे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक अपक्रिया जो संपन्न होती है केवल अग्र दिशा में संपन्न होती है। अग्र दिशा का मतलब क्या होता है? अभिकारक से उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे सेल जिनमें रासायनिक अपक्रिया केवल अग्र दिशा में संपन्न होती है अथवा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया संपन्न होती है। अनुत्क्रमणीय का अपक्रिया का मतलब होता है केवल अभिकारक से उत्पाद बन जाते हैं, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं। ठीक है, यही बात हमने लिख रखी है यहाँ पर। ऐसे सेल जिनमें रासायनिक अपक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है अर्थात अनुत्क्रमणीय अपक्रिया संपन्न होती है, तथा ऐसे सेलों को पुनः आवेशित करके उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे सेलों को पुनः आवेशित नहीं कर सकते। आवेशित का मतलब ऐसे सेलों को चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये है इस सेल, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, इस सेल को हम क्या नहीं कर सकते? पुनः इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जब इसका उपयोग कर लेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। इस सेल में अनुत्क्रमणीय अपक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ऐसे सेल क्या होते हैं? इनको चार्ज नहीं किया जा सकता अर्थात आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ये क्या है? एक प्राथमिक सेल है। ठीक है, इतना समझ लिया होगा सभी ने। प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है शुष्क सेल। ये जो आपके सामने सेल दिखा जा रहा है ये शुष्क सेल है। ये जो इससे बड़ा, ये देखो
ये आकार में देखें तो ये सेल है, एक ये सेल है, ये भी 1.5 वोल्ट का, ये भी 1.5 वोल्ट का सेल है, ठीक है। तो ये इन दोनों को हम क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, शुष्क सेल कहते हैं, ठीक है। लेकिन आकार में अंतर है, एक इससे भी बड़ा सेल आता है, वो भी 1.5 वोल्ट का होता है। तो हम क्या देखते हैं, सेल का आकार जरूर बड़ा है और उसमें रासायनिक पदार्थों की मात्रा जरूर अधिक है, क्योंकि सेल का आकार बड़ा होगा तो उसमें इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरे गए हैं वो रासायनिक पदार्थों की मात्रा भी अधिक होगी, ठीक है। तो लेकिन मात्रा अधिक होने से कोई वोल्ट अधिक नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो रासायनिक पदार्थ अधिक होने से वोल्टता में कोई प्रभाव नहीं होता है। ये 1.5 का, ये भी 1.5 का, इससे अतिरिक्त एक मोटा सा सेल और आता है, वो भी 1.5 वोल्ट का होता है। तो इसका ये अर्थ होता है कि सेल विभव का मान जो होता है मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है, जो जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। तो सेल विभव क्या होता है, एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है, यानी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है कि इसमें मात्रा कम है, इसमें मात्रा अधिक है, और इससे बड़ा मोटा सेल तो उसमें मात्रा अधिक थी तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वोल्टेज उतनी रहेंगे, लेकिन वोल्टेज कब बढ़ेंगे, जब इन छोटे छोटे सेलों को हम 2 या 2 से अधिक संख्या में एक श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वोल्टेज में यानी वोल्ट में यानी सेल विभव के मान में परिवर्तन आ जाएगा, यानी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सभी। तो यहां पर हमने उदाहरण के रूप में क्या लिखा, शुष्क सेल और मरकरी सेल। तो सबसे मरकरी सेल क्या होता है, जैसे हाथ वाली घड़ियों में छोटा सा सेल पड़ता है जिसे हम बटन सेल कहते हैं, वो मरकरी सेल होता है। एक शुष्क सेल होता है जो कि आपके सामने ये सेल कैसा है, शुष्क सेल है। इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अपनी अगली हेडिंग बनती है शुष्क सेल, जिसे हम लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। लेक्लांसी सेल क्यों कहते हैं शुष्क सेल को, क्योंकि इसका जो निर्माण किया था लेक्लांसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो शुष्क सेल है, यही शुष्क सेल है, इसमें सेल विभव का मान कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। यानी एक इस शुष्क सेल में के द्वारा हम कितने वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं, 1.5 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इससे अधिक नहीं ये वोल्ट प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है इसी का, ये जो शुष्क सेल है इसका हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये शुष्क सेल के एक प्राथमिक सेल है ये, ठीक है, और इसका डायग्राम बना है। इस डायग्राम को पहले हम समझते हैं इस डायग्राम में है क्या। तो ध्यान देंगे इसमें जो बीच में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो कि धनावेशित होता है, जो कि कैथोड के रूप में कार्य करता है, जो ये जो धनावेशित पॉइंट है एक ग्रेफाइट की छड़ का बना होता है। ग्रेफाइट की छड़ यानी कार्बन की छड़ होती है जो कि धनावेशित होती है और कैथोड के रूप में कार्य करती है। जब इस सेल का उपयोग करते हैं तब एक छड़ किस रूप में कार्य करती है, कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर क्या है, क्या भरा है यहाँ पर, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का मिश्रण भरा होता है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण इसमें इस छड़ के चारों ओर भरा होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो भाग है, ये जो भाग है, इस भाग में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा होता है। अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड दोनों को मिला लिया जाता है, एक पेस्ट बन जाता है, उस पेस्ट को इसमें भर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो पात्र है ये किसका पात्र है, जिंक धातु का पात्र है, ठीक है। इसका जो सेल का जो पात्र है जो कि हमें ये ऐसे तो नहीं दिखाई दे रही जिंक, लेकिन जब इसको हम खोलेंगे तो हमें जिंक धातु का पात्र इसमें दिखाई देगा। तो ये जो पात्र बना होता है किस धातु का बना होता है, जिंक धातु का बना होता है। ये जो जिंक धातु का पात्र है ये जब इस सेल का उपयोग करते हैं, जब इस सेल से विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, तब ये जिंक का पात्र एनोड के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है, एनोड के रूप में ये पात्र कार्य करता है। और ये कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। जिंक किस रूप में रहेगा, ऋणावेशित, क्योंकि जब उपयोग करेंगे तब जिंक धातु का क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण ये कैसी हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्णन हो गया किसका, शुष्क सेल का, यानी लेक्लांसी सेल का वर्णन हो जाता है। अब हम समझेंगे जब इस सेल का हम उपयोग करते हैं तब इस सेल में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, क्योंकि जब हम इस सेल का उपयोग करेंगे तो इस इलेक्ट्रोड के द्वारा ये यहाँ पर अपक्षय क्रिया संपन्न होती है, इस इलेक्ट्रोड के द्वारा ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होती है, यानी जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है और इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर अपक्षय क्रिया संपन्न होती है। तो इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले एनोड पर क्या प्रक्रिया संपन्न होती है, ध्यान देंगे। एनोड पर है कौन, जिंक। एनोड पर ऑक्सीकरण किसका होता है, जिंक एनोड के रूप में कार्य करता है, यानी वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो जिंक को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। देखो जिंक धातु जो कि ठोस अवस्था में है, इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने पर Zn डाई पॉजिटिव बनते हैं और +2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ठीक है। इसके बाद कैथोड ग्रेफाइट की क्षण के रूप में कार्य करती है। तो कैथोड पर क्या प्रक्रिया संपन्न होती है उसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान देंगे यहां पर ये जो कैथोड पर प्रक्रिया संपन्न होती है, कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, अपचयन। तो अपचयन किसका होता है, तो ध्यान देंगे यहां पर ये जो अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम आयन है, अमोनियम क्लोराइड का कौन सा है, अमोनियम आयन है, इसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये देखेंगे, ध्यान देंगे, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, कहां सा है अमोनियम आयन, ये अमोनियम क्लोराइड का इसमें अमोनियम आयन है। ठीक है। NH4Cl का मतलब NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन है। ये क्या करेंगे, यहां से त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, तो +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनका क्या होगा, यहां पर अपचयन होगा। अब एक बात पर ध्यान देंगे, NH4 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। NH4 पॉजिटिव का मतलब होता है, तीर का निशान, NH3 + H पॉजिटिव। ठीक है। ये H पॉजिटिव और ये NH3 दोनों को जब जोड़ देंगे, ये जब NH3 इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाता है। इसी प्रकार से ये यानी ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये इसमें आयनित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है यहाँ पर। ठीक है। तो जब NH4 पॉजिटिव इसमें चेंज हो जाएगा तो ये H पॉजिटिव आयन बनेगा। ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ये H बन जाएगा। ये H पॉजिटिव क्या करता है, ये NH4 पॉजिटिव का ही H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये हाइड्रोजन H में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अपचयन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कितने, 2, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पर 2 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं। जब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2NH4 पॉजिटिव से ये 2NH3 और 2H पॉजिटिव बनेंगे। अब एक H पॉजिटिव द्वारा एक इलेक्ट्रॉन, तो 2H पॉजिटिव द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी इस पात्र में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, और साथ ही साथ कौन सी गैस बन जाएगी, 2NH3 यानी अमोनिया गैस भी बनेगी, जो कि पात्र में ही रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर NH3 और हाइड्रोजन 2 प्रकार के यहाँ पर गैसीय पदार्थ बनते हैं। ठीक है। कब बनेंगे, जब कैथोड पर यानी इस इलेक्ट्रोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है तब। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब हम यहां से इसको साफ कर देते हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, एनोड पर संपन्न होने वाली और कैथोड पर संपन्न होने वाली दोनों अपक्रियाओं को जोड़ देते हैं तो एक सेल अपक्रिया बनकर तैयार होती है। तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ने पर ये देखो सेल अपक्रिया बनेगी, सेल अभिक्रिया। तो एनोड तथा कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रियाओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमें सेल अपक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो हम अपक्रिया को जोड़ते हैं, यहाँ पर Zn, ये देखो Zn है जो कि ठोस अवस्था में है, और प्लस ये 2NH3, 2NH4 पॉजिटिव है, ये NH4 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तीर का निशान, Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2NH3 और प्लस H2, ये सेल अपक्रिया हमें प्राप्त होती है। इस सेल अपक्रिया का ध्यान रखेंगे सभी आप। ठीक है। तो इस सेल अपक्रिया में जिंक जो थे किसमें चेंज हो जाती है, एक्वस अवस्था में। ठीक है। और ये ठोस अवस्था में ये एक्वस अवस्था में रहता है। ठीक है।
और ये अमोनियम आयन भी कहां से आया था, अमोनियम क्लोराइड से आया था। तो ये भी किस अवस्था में पेस्ट, ये पेस्ट था, नमी युक्त पेस्ट है ये, और पेस्ट में क्या हल्की सी नमी उपस्थित होती, नमी के कारण ये क्या बन जाएगा, आयनिक अवस्था एक्वस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है किसकी, आपके जब इस सेल का, यानी जब इस सेल का उपयोग हम किस में करते हैं, जब इस सेल का उपयोग हम घड़ी में करते हैं, दीवार घड़ी में करते हैं, या रिमोट में, टीवी के वाले रिमोट में करते हैं, तब जब इस सेल का उपयोग करते हैं तो ये कैथोड के रूप में कार्य करता है और ये जिंक का पात्र एनोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये सेल अपने यहाँ पर संपन्न हो जाती है। अब इस सब हम देखते हैं, एक तो हाइड्रोजन बनता है, इस हाइड्रोजन द्वारा क्या होता है, ये जो MnO2 बनता है, MnO2 इसमें उपस्थित है, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो उपस्थित है, इस मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। तो लिखेंगे हम सेल में हाइड्रोजन द्वारा मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिससे अपचयन होने पर क्या होता है, जिससे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस, यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था +4 से +3 हो जाती है। ठीक है, तो सेल में हाइड्रोजन द्वारा क्या होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाएगा। अपचयन होने पर मैंगनीज की जो +4 ऑक्सीजन अवस्था है वो कितनी हो जाएगी, +3 हो जाती है। ठीक है, तो इस अक्रिया को अब हम लिखेंगे MnO2। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, MnO2 को थोड़ा नीचे की तरफ लिखें, तो MnO2 अक्रिया को समझेंगे, पूरा ध्यान देंगे, MnO2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो MnO2 की क्रिया होगी तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। अपचयन का मतलब क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन निकलेंगे, यहां से ऑक्सीजन निकलेंगे तो किसके साथ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे। बात समझे ना, तो MnO2 का अपचयन होता है, जब इसका अपचयन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहां से एक ऑक्सीजन निकलकर किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात तो ये बन जाएगा यहां पर H2O। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ऑक्सीजन ही केवल हाइड्रोजन के साथ जुड़ पाया, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ने पर H2O बन जाएगा। अब इसका दूसरा ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसका यह अर्थ होता है कि यहाँ पर इसकी अवस्था को संतुलित करने के लिए Mn2O3, अर्थात इसका जो ऑक्सीजन अवस्था थी इसकी यहाँ पर कितनी थी, +4। यहाँ पर इस Mn की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +4 है, और Mn2 में Mn की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ कितनी हो जाती है, +3 हो जाती है। ध्यान देंगे यहाँ पर इस Mn2O3 का क्या होगा, यहाँ पर अपचयन हुआ है। अपचयन होने पर देखो ऑक्सीजन कितना होता है, 2 ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, -2 गुणा 2 कितनी हो जाएगी, -4, और -4 इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, +4, तो Mn की ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो जाएगी, यहाँ पर +4 होगी। ठीक है, जबकि Mn2O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी, -2 और गुणा 3 कितनी हो जाएगी, -6, और Mn की ऑक्सीजन अवस्था कितनी मानेंगे, x, ये है कितनी, 2, तो 2x -6 बराबर 0, तो 2x बराबर कितनी हो जाएगी, 6, और x बराबर कितना आएगा, 6/2 यानी 3 आएगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, इस यहां पर MnO2 का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होने पर मैंगनीज का जो अपचयन होता है वो +4 से +3 ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोजन हो जाता है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पर नोट की है कि सेल में हाइड्रोजन द्वारा MnO2 का अपचयन होता है, जिससे Mn की ऑक्सीजन अवस्था +4, यहाँ पर कितनी +4 है, दिखाई दे रही होगी सबको। ठीक है, ध्यान रखना,
और +4 से कितनी होगी यहाँ पर +3 ऑक्सीजन अवस्था हो जाती है। तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है जब MnO2 का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होता है तब। अब ध्यान देंगे इसका तो उपयोग हो गया इस MnO2 को अपचित करने में, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अमोनिया भी मुक्त होती है, अमोनिया भी NH3 भी प्राप्त होती है। इस NH3 का क्या कार्य होता है यहाँ पर, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस NH3 का उपयोग इस Zn डाई पॉजिटिव के साथ हो जाएगा। NH3 क्या करेगा, जिंक डाई पॉजिटिव के साथ क्रिया करके एक संकुल यौगिक एक जटिल यौगिक बनाएगा। तो बनाते हैं उस चीज को। तो यहाँ पर कैथोड पर जो NH3 मुक्त होती है, इस NH3 का क्या उपयोग होगा भाई, हाइड्रोजन का तो उपयोग हो गया। हाइड्रोजन ने क्या किया, MnO2 को Mn2O3 में परिवर्तित कर दिया, अर्थात इसका अपचयन हो गया और इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पर जो NH3 जो मुक्त होती है, ये NH3 क्या करती है, ये Zn डाई पॉजिटिव आयन के साथ क्रिया करके एक जटिल संकुल यौगिक को बनाती है। तो देखो कैसे बनेगी, इस पर ध्यान देंगे सभी। स्टार लगा करके, कैथोड पर मुक्त NH3, कैथोड पर मुक्त NH3 Zn डाई पॉजिटिव, ये Zn डाई पॉजिटिव आयन के साथ क्रिया करके एक संकुल आयन बनाती है। देखो तो संकुल आयन क्या बनेगा, ये देख लेते हैं। देखो ये Zn डाई पॉजिटिव, ये Zn डाई पॉजिटिव और कैथोड पर मुक्त ये NH3 प्लस NH3, ये परस्पर क्रिया करेंगे, क्रिया करके एक संकुल यौगिक बनेगा और वो संकुल यौगिक क्या बनेगा, Zn NH3 का होल 4 और इस पर आएगा, इस पूरे बड़े पुस्तक पर क्या आएगा +2 आवेश आएगा। ठीक है, तो ये जो जिंक आयन था, ये जिंक आयन ये था, यह एक ही अवस्था में और जो गैसीय अवस्था में, ये परस्पर क्रिया करते हैं, क्रिया करके ये संकुल यौगिक बनता है। अब हम इस संकुल यौगिक में देखते हैं कि NH3 के अणु कितने हैं, 4 हैं। कितने अणु इसमें, 4 अणु हैं। तो संतुलित करने के लिए यहां पर हम 4 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि Zn डाई पॉजिटिव की 4 NH3 अणु के साथ क्रिया हो जाती है, क्योंकि ये तो है नहीं कि 2 ही बनते हैं NH3, क्रिया करके तो इसमें कई NH3 बनेंगे, उसमें से 4 NH3 एक Zn डाई पॉजिटिव के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक संकुल आयन बनाते हैं। ठीक है, और इस संकुल आयन का नाम क्या होता है, ये नाम लिखते हैं हम टेट्रा एमीन। ठीक है, NH3 को इसके नामकरण के नियम के अनुसार इसको क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, टेट्रा एमीन जिंक छोटे कोष्टक में सेकेंड, ये एक संकुल यौगिक बनता है। ये संकुल आयन क्या है, ये संकुल आयन यौगिक है, संकुल आयन है क्योंकि इस पर धनायन आ रहा है इसलिए आयन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन द्वारा MnO2 का अपचयन हो जाता है और मुक्त NH3 द्वारा Zn के साथ क्रिया करके एक संकुल यौगिक बनता है। ठीक है, तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनेंगे आपकी इस शुष्क सेल से संबंधित, वो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे उस पर ध्यान देंगे। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि शुष्क सेल का चित्र बनाइए, तो एक चित्र बनाना सीखेंगे आप, कोई कठिन नहीं है, आसान है चित्र बनाना। एक बॉक्स टाइप का बनाएंगे और उसमें जो पदार्थ उपस्थित है जैसे मैंने दर्शाया उस तरह आप दर्शा देंगे तो आप चित्र बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद जब इस सेल का उपयोग करते हैं तब एनोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, इसका ध्यान रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बनेगा
कैथोड पे कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर दोनों को मिलाकर सेल अप्रिय क्या बनती है, इसका ध्यान रखेंगे। और ठीक है, यहां से सेल अप्रिय तक क्वेश्चन एक बन जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि इस शुष्क सेल में जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है उसका अपचयन किसके द्वारा होता है, उसे समझाइए। तो उसका क्वेश्चन का आंसर आप यहां से लेकर के यहां तक देंगे। अब क्वेश्चन ये कहे कि शुष्क सेल में अपक्रिया के दौरान कैथोड पर जो NH3 मुक्त होती है उस NH3 का क्या उपयोग होता है, वो क्या करता है, किसके साथ क्रिया होती है उसकी। तो कैथोड पर जो मुक्त NH3 होती है ये Zn डाइपॉजिटिव, इस Zn एनोड पर जो Zn डाइपॉजिटिव मुक्त होते हैं इनके साथ क्रिया करके एक संकुल आयन बनाती है। तो इस संकुल आयन ये बनता है क्रिया करके, तो जिसका नाम है टेट्राएमीन जिंक सेकेंड। ये एक नियम है, जब हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे अपने इसी केमिस्ट्री में तो वहां पर हम संकुल यौगिकों के नामकरण के नियम पढ़ेंगे। उन नियमों के तहत इसका हमने नाम यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो 4 NH3 की है इसलिए टेट्राएमीन लिखा, जिंक लिखा है और इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +2। जिंक की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +2, इसलिए यहाँ पर आगे रोमन संख्या में सेकंड लिखा है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये बात हमारी आपकी होती है यहाँ पर प्राथमिक सेल के पहले उदाहरण किसकी, शुष्क सेल की बात हमारी पूरी होती है। अब हम इसके आगे इसका दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, कौन सा, मरकरी सेल का उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो मरकरी सेल का उदाहरण पढ़ने से पहले यहां पर इसको हम साफ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्राथमिक सेल का दूसरा उदाहरण मरकरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक सेल का जो दूसरा उदाहरण है मरकरी सेल, जिसे हम बटन सेल भी कहते हैं। क्योंकि बटन सेल का मतलब हमने इसलिए दिया क्योंकि इसका उपयोग एक तो हाथ में पहनने वाली घड़ी में किया जाता है, कुछ कैलकुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है और खिलौनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये हाथ की घड़ी का ये सेल है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा सा सेल है ये। ठीक है, इसका उपयोग हाथ में पहनने वाली इस घड़ी में किया जाता है। ये घड़ी जानते हो सभी पहनते हैं। इस घड़ी में एक छोटा सा सेल प्रयोग होता है, इसी सेल को हम क्या कहते हैं, मरकरी सेल अर्थात बटन सेल कहते हैं। ठीक है, और इस बटन सेल का उपयोग हम किस में करते हैं, कैलकुलेटर में, हाथ की घड़ी में, खिलौनों में करते हैं। तो इसी का चित्र हमने यहाँ पर आपके सामने बनाया है। ठीक है, तो इसमें जो ऊपरी भाग जो होता है, इसका जो ऊपरी भाग जो आपको दिखाई दे रहा हो, इसका जो ऊपरी भाग है यहाँ पर ये ऊपरी भाग ये है, और इसका ये जो चारों ओर का ये नीचे ये जो बॉडी वाला ये जो भाग है, ये वाला ये जो चारों ओर का भाग है, ये चारों ओर का ये भाग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक मरकरी सेल का हमने यहाँ पर ये चित्र बनाया है। इसके ऊपर की तरफ जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ऊपरी साइड यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये ऊपरी सिरा ये है जो कि एनोड के रूप में कार्य करता है। इसका निचला जो सिरा है बॉडी का वो सिरा कैथोड के रूप में कार्य करता है। और जब इस सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ हैं इनको देखें तो इसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त किए गए उनको देखते हैं। यहाँ पर कैथोड के रूप में जो पदार्थ प्रयुक्त किया गया वो कौन सा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा कार्बन का मिश्रण है, जो कि जिसका एक पेस्ट इसमें भरा जाता है। और यहाँ पर एक बीच में ये जो काला काला भाग जो दिखाई दे रहा है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड का पेस्ट भरा गया है। ठीक है, और इसके ऊपरी भाग में ये जो भाग रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस रेड कलर के भाग में जिंक अमलगम भरा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मरकरी सेल में कौन कौन से पदार्थ भरे हुए हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, अब हम देखें तो जब हम इस सेल का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, इस सेल का उपयोग करते हैं, तो सेल का उपयोग करने पर एनोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, इसके बारे में समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक बात ये जान लेते हैं कि कोई भी सेल है, कोई भी बैटरी है, तो वो जो बैटरी है उसमें एक तो एनोड पर क्रिया करने वाला पदार्थ होता है और एक कैथोड पर क्रिया करने वाला पदार्थ होता है और उसमें एक विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें एनोड के रूप में कौन सा पदार्थ होगा, एनोड के रूप में इस यहां पर पदार्थ है कौन सा, जिंक। एनोड के रूप में ये जिंक काम करेगा। ठीक है,
और कैथोड के रूप में कौन सा पदार्थ काम करेगा? यहां पर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड पदार्थ काम करेगा कैथोड के रूप में। और विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा पदार्थ काम करेगा? विद्युत अपघट्य के रूप में यहां पर पदार्थ जो काम करेगा वो कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH। यानी किसी भी सेल के लिए तीन पदार्थों का होना जरूरी है। एक तो एनोड के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होगा, कैथोड के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होगा, और विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो इसमें जिंक एनोड के रूप में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैथोड के रूप में, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य के रूप में ये पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। तो ये तीन बातें प्रत्येक सेल में हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मरकरी सेल का विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा है, उसका नाम तथा सूत्र बताइए। तो मरकरी सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा पदार्थ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये तीन बातें हम ध्यान रखेंगे। अब हम समझेंगे कि जब इस सेल का उपयोग करते हैं तो इसमें कौन सी रासायनिक अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। ध्यान देंगे। तो जब सेल को उपयोग करेंगे तो जब सेल का उपयोग किया जाता है तब सेल में निम्न अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक तो एनोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके बारे में हमने बताया था। एनोड पर किसका ऑक्सीकरण होता है? जिंक का। एनोड पर सदैव कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ऑक्सीकरण किसका होता है? यहाँ पर जिंक धातु का होता है। तो एनोड पर जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है, जिससे Zn डाई पॉजिटिव बनता है। Zn डाई पॉजिटिव बनता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। जब Zn का ऑक्सीकरण होता है तो Zn डाई पॉजिटिव बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अर्थात कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है? यहाँ पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थ में से यानी KOH में से OH नेगेटिव आयन यहाँ पर आएंगे। OH नेगेटिव आयन जो है यहाँ पर लिखे हैं हमने, इसका अर्थ क्या हो जाता है? यहाँ पर जिंक जो है, जिंक का ऑक्सीकरण होने के बाद ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। किसमें? जिंक ऑक्साइड में। तो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है कब? जब जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण के दौरान इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होने के लिए। तो वो ऑक्सीजन कहां से लेता है? इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में से प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, जिससे कि जिंक का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस विद्युत अपघट्य में से क्या होगा? ऑक्सीजन को जिंक ग्रहण करेगा। यहां पर इसके विद्युत अपघट्य के हम 2 OH नेगेटिव आयन लेते हैं। कितने लेते हैं? 2 OH नेगेटिव आयन लेते हैं। अब 2 OH नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। 2 OH नेगेटिव आयन OH, ठीक है, एक और प्लस O नेगेटिव OH। तो यहां पर इसे ले लें तो ये जो आवेश है ये इस साइड चला जाए तो ये क्या रह जाएगा? O डाई नेगेटिव और ये प्लस H पॉजिटिव और ये प्लस OH नेगेटिव। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। ये H2O बन जाएगा और ये क्या रह गया? यहां पर O डाई नेगेटिव रह गया। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 OH जब होते हैं तो 2 OH नेगेटिव का मतलब हो जाता है O डाई नेगेटिव और प्लस H2O। ये हमने समझा भी इस चीज को। ये चीज बात ध्यान रखेंगे, जब 2 OH नेगेटिव हो तो इस रूप में परिवर्तित होते हैं। इनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 2 OH नेगेटिव का मतलब हो गया O डाई नेगेटिव प्लस H2O, या O डाई नेगेटिव प्लस H2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव आयन कहां से है? विद्युत अपघट्य में से है। विद्युत अपघट्य के रूप में कौन है यहाँ पर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्यों? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से OH नेगेटिव आयन प्रयुक्त होते हैं जो कि O डाई नेगेटिव तथा H2 में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, वो कैसे परिवर्तित होते हैं वो हमने यहाँ पर समझ लिया। OH नेगेटिव, तो ये O डाई नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये H पॉजिटिव बनेगा और ये OH नेगेटिव ये और ये H पॉजिटिव H2 बना लेंगे प्लस
और ये O डाई नेगेटिव होता है, तो O डाई नेगेटिव प्लस H2O। इस बात को समझ लिया आप सभी ने, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम आगे ध्यान दें, इसमें 2OH नेगेटिव की जगह जब ये O डाई नेगेटिव और H2O बनेंगे तो इस दो OH नेगेटिव में से ये O डाई नेगेटिव इस Zn डाई पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो O डाई नेगेटिव इसके साथ ये वाला ये O डाई नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा और प्लस में क्या रह जाएगा ये H2O। तो इसका मतलब ये होता है जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस H2O भी बनेगा। अब हम इस चीज को अच्छी तरीके से लिखे देते हैं। तो यहाँ पर जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। अब हम ठीक तरीके से लिख देते हैं, जिंक ऑक्साइड बन गया और प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि इसका O डाई नेगेटिव, इसको समझने के लिए इसका मतलब हमने क्या किया था, O डाई नेगेटिव प्लस H2O। इसका अर्थ ये हो गया O, ठीक है, O डाई नेगेटिव तो जुड़ गया इसके साथ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन ये गए, इलेक्ट्रॉन निकलने से Zn डाई पॉजिटिव बन गया, Zn डाई पॉजिटिव O डाई नेगेटिव ZnO बन गया, ये H2O और यहां से निकलने वाले दो इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये प्रक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और ये जिंक किस अवस्था में, यहाँ पर ठोस अवस्था में, ये जिंक ऑक्साइड भी किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और H2O किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे। और ये कहां से आया, विद्युत अपघट्य में से आया, जो कि AQ अवस्था में है। ठीक है, ये है। अब कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, किसका अपचयन होता है। कैथोड पर सदैव क्या होता है, अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कैथोड पर देखें, कैथोड पर कौन सा पदार्थ बताया था अभी हमने, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो देखें मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO ये है, इसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो ध्यान देंगे यहां से ये H2O और प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान। अब ध्यान देंगे HgO प्लस ये H2O और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पर ग्रहण किए जाएंगे। अब HgO को देखें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को समझिए, तो इसका अर्थ क्या होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, Hg डाई पॉजिटिव प्लस O डाई नेगेटिव। इसका अर्थ ये होता है HgO का मतलब जब आयन अवस्था में परिवर्तित होंगे तो क्या बन जाएंगे, Hg डाई पॉजिटिव और प्लस O डाई नेगेटिव। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये, ठीक है, जिसमें मर्क्यूरी की ऑक्सीजन अवस्था कितनी, +2 और ऑक्सीजन की -2 होती है, हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये Hg डाई पॉजिटिव क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जब ये Hg डाई पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, Hg में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें चेंज हो गया, Hg में परिवर्तित हो गया। और ये दो, ये O डाई नेगेटिव और ये H2O। ठीक है, अभी थोड़ी पहले हमने लिखा था, क्या लिखा था, O डाई नेगेटिव प्लस H2O दोनों बराबर होते हैं किसके, 2OH नेगेटिव के। इस बात का ध्यान रखेंगे इस समझने के लिए, थोड़ी देर पहले समझा था हमने। तो ये O डाई नेगेटिव और ये H2O दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 2OH नेगेटिव बना लेंगे प्लस 2OH नेगेटिव। अब बात समझ आ गई ना। तो HgO में से Hg का क्या हो गया, अपचयन हो गया। Hg डाई पॉजिटिव का अपचयन होने के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया और ये O डाई नेगेटिव इस H2O के साथ जुड़ करके 2OH नेगेटिव में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये बात होगी समझने की, ये बात समझने की ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम ध्यान दें, ये अपचयन अक्रिया संपन्न हुई है, कौन सी अक्रिया, अपचयन। ये अपचयन अक्रिया संपन्न हो जाती है। जब हम दोनों अक्रियाओं को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, सेल अक्रिया प्राप्त होगी।
ठीक है। यहां पर HgO किस अवस्था में था, ये ठोस अवस्था में था। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ये HgO ठोस अवस्था में था और ये भी Hg अलग हो गया, दो OH नेगेटिव एंड एक्वस अवस्था में है। अब ध्यान देंगे विद्युत अपघट्य से कितने OH, इस KOH विद्युत अपघट्य से कितने OH नेगेटिव एंड एनोड क्रिया में भाग लेते हैं, 2, और कैथोड पर क्रिया करके ये बाहर निकल जाते हैं। यानी जितने OH नेगेटिव एंड विद्युत अपघट्य से आए उतनी OH नेगेटिव एंड वापस चले गए। यानी कैथोड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से विद्युत अपघट्य से जितने हमने OH नेगेटिव एनोड प्रक्रिया में लिए थे उतने ही कैथोड अपक्रिया में वापस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों अपक्रियाओं को जोड़ दें तो हमें एक सेल अपक्रिया प्राप्त होगी। कौन सी अपक्रिया प्राप्त हो जाएगी, सेल अपक्रिया प्राप्त हो जाएगी। देखो सेल अपक्रिया, यहां पर Zn जिंक प्लस HgO, ठीक है, ये HgO, ये दो OH नेगेटिव, ये दो OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये H2O कैंसिल हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो तीर का निशान क्या बचेगा इधर, एक तो ZnO बचा और प्लस Hg बचा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जिंक की क्रिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड बन गया और Hg, तो ये क्या हो जाती है, मरकरी सेल की सेल अपक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, मरकरी सेल की सेल अपक्रिया। लिख देंगे यहां पर, ये मरकरी सेल की क्या है, सेल अपक्रिया है, ठीक है। ये सेल अपक्रिया हमें प्राप्त हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर। अब इस अपक्रिया में Zn से ZnO बन गया, HgO से Hg बन गया। तो यहां पर ये ऑक्सीकरण और अपचयन होने पर यह प्रक्रिया यहां पर संपन्न। तो इस प्रकार से एनोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया, कैथोड पर संपन्न होने वाली अपक्रिया, दोनों को जोड़ दिया तो बन गई क्या, सेल अपक्रिया। जब इस सेल का उपयोग करते हैं उस समय कितना सेल वो उत्पन्न होता है, 1.35 वोल्ट सेल के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी ये छोटा सा सेल है, इस छोटे से सेल के द्वारा कितने वोल्ट प्राप्त होते हैं, 1.35 वोल्ट प्राप्त होते हैं। यानी कैलकुलेटर में जो सेल लगता है बटन के आकार का, उसमें से कितने वोल्ट प्राप्त होते हैं, 1.35 वोल्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी आपकी बात पूरी हो जाती है किसकी, मरकरी सेल की। तो इस प्रकार से हमने प्राथमिक सेल के कितने उदाहरण पढ़ लिए, 2 उदाहरण पढ़ लिए। एक पढ़ा हमने शुष्क सेल यानी लेक्लांसी सेल और दूसरा उदाहरण पढ़ा हमने मरकरी सेल। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे द्वितीयक सेल यानी द्वितीयक बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बैटरी 2 प्रकार की थी, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। अब हम इसके बाद द्वितीयक बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे इस बात उसके बारे में। तो आज की वीडियो में हमने प्राथमिक सेल के उदाहरण पढ़े। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट किया करो, ठीक है। और आप इस वीडियो को पढ़ समझ करके और जिसके काम में ये वीडियो आ सकती है उस विद्यार्थी को ये वीडियो शेयर करेंगे सभी, और अपने इस वीडियो से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं इसकी शॉट लेकर के नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।